वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आपका स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 कंटेम्प्रेरी इंडिया। सो सबसे पहले यहाँ पे सवाल आता है कि फिजिकल फीचर का मतलब क्या होता है। फिजिकल फीचर मीन्स अ फीचर ऑन द अर्थ सरफेस दैट हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय नेचर। पृथ्वी के सतह पे पाया जाने वाला कोई भी वैसा फिजिकल फीचर जिसका निर्माण नेचर के द्वारा या फिजिकल फैक्टर्स के द्वारा हुआ है, लाइक माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन, डेजर्ट, वैलीज, गॉर्ज, कैनियंस, डीप वैलीज, वटेवर, कोई भी एक ऐसा लैंडफॉर्म, कोई भी एक ऐसा फीचर जो हमें अर्थ के सरफेस पे पाया जाता है और जिसका निर्माण नेचर और फिजिकल फैक्टर के कारण हुआ है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर दैट इंडिया हैज़ अ वास्ट कंट्री विद वेरिड लैंडफॉर्म। हमने चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ा कि इंडिया में लैंडफॉर्म में बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखता है। अगर आप नॉर्थ से साउथ की ओर देखें तो नॉर्थ में लॉफ्टी माउंटेन्स हिमालय दिखता है, साउथ की ओर आए या पेनिसुलर प्लेटू की बात करें तो वहाँ पे वर्ल्ड का वन ऑफ द एंशिएंट मोस्ट स्ट्रक्चर पेनिसुलर प्लेटू के फॉर्म में हमें दिखता है। व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन। टेरेन का मतलब क्या होता है बच्चे? यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म आया है टेरेन। टेरेन का मतलब होता है पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया। इफ़ यू लिव इन प्लेन्स यू आर फैमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन लैंड इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ यू लिव इन हिली रीजन। द रग्ड टेरेन विद माउंटेन एंड वैलीज आर कॉमन फीचर। अब देखिए बच्चे यहाँ पे एक टर्म आ रहा है रग्ड। तो रग्ड का मतलब क्या होता है कि अनइवन सर्फेसेस। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स की बात करें, जैसे अगर प्लेन की बात करें तो प्लेन में एक वास्ट फ्लैट लैंड दिखता है। आप बहुत दूर तक, अगर आप जलपाईगुड़ी की बात करें बच्चे तो ये एक तराई का एरिया है, तो आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप अपने नज़र अगर आसपास के एरिया में अगर आप देखिए फैलाएंगे आप, तो आपको यहाँ पे एक वास्ट फ्लैट लैंड दिखता है। लेकिन अगर आप हिली एरिया की ओर जाएं, अगर आप हिमालय के एरिया की ओर अगर चढ़ाई करें, दार्जिलिंग जाएं, अगर आप मिरिक वगैरह जाएं, तो वहाँ पे क्या देखेंगे? वहाँ पे आपको बहुत अंडुलेटिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत ही जिगजैग पैटर्न का फिर यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है कि अनइवन, कहीं पे बहुत ज़्यादा ऊंचा दिखेगा, कहीं पे बहुत गहरी घाटियाँ दिखेंगी। तो हिली एरिया में बहुत ही रग्ड टेरेन देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर प्लेन एरिया की बात करें वहाँ पे एक वास्ट फ्लैट लैंड लाइक स्ट्रक्चर हमें ज़्यादा दिखता है। इनफैक्ट आवर कंट्री has practically all major physical features of the earth like mountains, plain, desert, plateau एंड आइलैंड्स। इन सभी, कहने का मतलब क्या है बेटा कि इंडिया में सभी प्रकार के फिजिकल फीचर, माउंटेन की बात करें, प्लेटू, प्लेन, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन, डीप वैली, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। हम एक एक करके इन सभी लैंडफॉर्म्स को आगे इन डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में बस इंट्रोडक्टरी सेगमेंट के आधार पे हमें दिखाया जाना कि कैसे इन फिजिकल फीचर्स का फॉर्मेशन हुआ है, कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से आप बोल सकते हैं कारक या कौन कौन सी घटनाएं इन फिजिकल फैक्टर्स के इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रही हैं। वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। आप लोगों ने बच्चे याद करिए, आप लोगों ने क्लास 7 में वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़े थे। 3 प्रकार के रॉक होते हैं। मैं ब्रीफ में यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक। फर्स्ट वन इज इग्नियस, आग्नेय चट्टान, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। सेकेंड वन इज सेडिमेंट्री चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी या परतदार चट्टान। एंड द थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक के नेचर में चेंज होने के कारण, उसके रूपांतरण के कारण जिस प्रकार के रॉक का फॉर्मेशन होता है उसे कैसा रॉक कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। लेकिन बेटा आप लोगों ने इसमें एक चीज़ और भी ध्यान दिया होगा, कुछ रॉक ऐसे हैं जो बहुत हार्ड होते हैं। संगमरमर की बात करें, आप बोल सकते हैं सैंडस्टोन की बात करें, अब ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये हार्ड रॉक है। लेकिन कुछ ऐसे भी रॉक हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सम आर वेरी हार्ड लाइक मार्बल विच हैज़ बीन यूज्ड फॉर मेकिंग द ताजमहल। अब यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि ताजमहल किस रॉक से बना है? याद रखना है वहाँ पे मार्बल। और मार्बल रॉक्स की किस कैटेगरी में आता है? आपको याद रखना है किस कैटेगरी में आता है? वहाँ पे मेटामॉर्फिक कैटेगरी में आता है। एंड सम आर वेरी सॉफ्ट लाइक सोप स्टोन विच इज यूज्ड इन मेकिंग टैल्कम पाउडर। द कलर ऑफ सॉइल, आपको पता है बेटा कि जब यही रॉक जब अपनी जगह पे टूटता फूटता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स
इज कॉल्ड वेदरिंग। क्या बोलते हैं उसे? वेदरिंग। हिंदी में क्या बोलते हैं? अपक्षय कहते हैं। कोई भी रॉक जब अपनी जगह पे टूटता फूटता है, अपनी जगह पे डिसइंटीग्रेट होता है, अपनी जगह पे उसका ब्रेकडाउन होता है, हम उसे क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं। लेकिन एक जगह पे टूटने फूटने के कारण अगर हवा की बात करें, रिवर की बात करें, सी वेव्स की बात करें, ये अगर उस डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल को एक जगह से ले जाके, एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाते हैं, हम इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? इरोजन। क्या बोलते हैं इसे? इरोजन। EROSION, इरोजन। तो वेदरिंग और इरोजन में यहाँ पे क्या डिफरेंस हो रहा है? वेदरिंग का मतलब हो रहा है कि कोई भी रॉक अगर अपनी जगह पे सिर्फ डिसइंटीग्रेट हो रहा है, अपनी जगह पे सिर्फ टूट और फूट रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? वेदरिंग। लेकिन डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल का एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? इरोजन। अब वेदरिंग में और इरोजन में डिफरेंस क्या है? एक पॉइंट में मैं डिफरेंस बता देता हूं कि वेदरिंग में किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं है, इसलिए वेदरिंग एक पैसिव प्रोसेस है। लेकिन इरोजन की बात करें, इरोजन में एक प्रकार के वेदर्ड मटेरियल का मूवमेंट दिखता है, ट्रांसपोर्टेशन दिखता है, इसलिए इरोजन एक एक्टिव प्रोसेस है। और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के कारण जब वो वेदर्ड मटेरियल एक जगह पे जाके जमा हो जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के कारण जब वो वेदर्ड मटेरियल एक जगह पे जाके जमा हो जाते हैं, तो इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? डेपोजिशन कहते हैं। तो ये सारी चीज अभी थोड़ी देर में मिलेंगी। तो हमने यहाँ पे कौन कौन से 3 बेसिक टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया? फर्स्ट वन इज वेदरिंग, सेकंड वन इज इरोजन एंड द थर्ड वन इज डेपोजिशन। द कलर ऑफ सॉइल्स वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर बिकॉज सॉइल इज फॉर्म्ड आउट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब याद करिए बच्चे, हम लोगों ने क्लास 7 में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रॉक के साथ साथ हमने क्लास 8 में उससे जुड़े हुए एक और कंसेप्ट को पढ़ा था, टाइप्स ऑफ सॉइल। और आपको पता है बेटा कि सॉइल अपने पेरेंट मटेरियल, अपने पेरेंट रॉक के फीचर को ही क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। रॉक का नेचर जैसा होगा, उसका कलर जैसा होगा, उसमें जिस प्रकार के मिनरल्स होंगे, जिस प्रकार के उसमें इंग्रेडिएंट्स होंगे, उन्हीं प्रकार की चीज़ों का हमें रिफ्लेक्शन उससे बनने वाले स्पेसिफिक टाइप के सॉइल में भी दिखता है। अब आगे देखिए लिखा हुआ, हैव यू एवर थॉट अबाउट द कॉजेज ऑफ दिस वेरिएशंस? मोस्ट ऑफ दिस वेरिएशंस आर caused due to differences in rock formation। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के रॉक्स हैं। फर्स्ट थिंग, अलग अलग रॉक से भी जुड़े हुए स्पेसिफिक प्रकार के लैंडफॉर्म्स है। कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेटू है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे वैली है। अब माउंटेन वाले एरिया में हार्ड रॉक है तो वहाँ का सॉइल का नेचर कुछ और होगा। प्लेन वाले एरिया में सॉफ्ट रॉक है, वहाँ के सॉइल का नेचर कुछ और होगा। अगर प्लेन वाले एरिया में हार्ड रॉक है, फिर वहाँ पे भी सॉइल का नेचर कुछ और होगा। और माउंटेन वाले एरिया में अगर किसी कारण से सॉफ्ट रॉक की अवेलेबिलिटी है, तो वहाँ पे पाए जाने वाले सॉइल का नेचर भी अलग होगा। कहने का मतलब यहाँ पे इन शॉर्ट क्या हो रहा है बच्चे, कि जैसा रॉक का नेचर होगा उससे बनने वाले सॉइल का नेचर भी वैसा ही होगा। आगे बढ़े, इंडिया इज अ लार्ज लैंड मास फॉर्म्ड ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड। अब देखिए बेटा, यहाँ पे एक टर्म आ रहा है जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब क्या होता है पहले समझिए ध्यान से। जियोलॉजी का मतलब है द साइंस विच डील्स विद द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड देयर हिस्ट्री। अगर हम लोग अर्थ के सरफेस में जितने भी अलग अलग प्रकार के फिजिकल फीचर देखते हैं, इन फिजिकल फीचर के स्ट्रक्चर को डिटेल में या इन डिटेल में स्टडी करने वाला साइंस जो है, हम उसे ही जियोलॉजी, GEOLOGY, जो ज्योग्राफी से ही बहुत हद तक जुड़ा हुआ है, लेकिन उसको एक अलग साइंस का फील्ड माना गया जियोलॉजी। और जियोलॉजी सिर्फ फिजिकल फीचर्स के स्ट्रक्चर को स्टडी नहीं करता है, इन पास्ट उसका क्या नेचर था, इन पास्ट क्या फॉर्मेशन हुआ, इन फ्यूचर्स में किस किस प्रकार के चेंजेस आएंगे, इन सभी चीज को हम इन डिटेल जिस साइंस में स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं? जियोलॉजी। और इसी जियोलॉजिकल पीरियड से आप इसको समझिएगा यहाँ पे, विच हैज इन्फ्लुएंस हिज रिलीफ। अब देखिए ये एक टर्म यहाँ पे आ रहा है बेटा, रिलीफ। रिलीफ का पहले मतलब समझिए, बहुत ही टेक्निकल टर्म है। रिलीफ का मतलब क्या होता है? रिलीफ मीन्स द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द हाई पॉइंट एंड द लो पॉइंट ऑन अ लैंडस्केप।
पृथ्वी के सरफेस में जो अलग अलग प्रकार के जो लैंडस्केप पाए जाते हैं, उस लैंडस्केप में आप देखिएगा क्या बेटा कि बहुत सारे ऐसे लैंडस्केप है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत सारे ऐसे लैंडस्केप भी हैं जिनकी हाइट बहुत ही कम होती है, लो लेवल की हाइट दिखती है। तो हाई एलिवेशन और लो एलिवेशन के बीच का जो डिफरेंस है, हम उसे ही क्या कहते हैं, रिलीफ कहते हैं। आप इस इमेज के द्वारा रिलीफ को समझिए। इसमें मैंने क्या दिखाया यहाँ पे, ये देखिए आपको रिलीफ दिख रहा होगा यहाँ बच्चे, यहाँ पे रिलीफ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक माउंटेन आपको दिख रहा है कई सारा, तो माउंटेन का मान लीजिए ये एक हाईएस्ट पॉइंट है या हाई एलिवेशनल पॉइंट है, और ये वैली वाला एरिया है। तो माउंटेन के हाई पॉइंट और वैली के लो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है, उसके बीच का जो अंतर है, हम इसी अंतर को ही क्या कहते हैं, रिलीफ कहते हैं। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, उच्चावच कहते हैं। मैं रिलीफ का मतलब फिर बता देता हूं, ध्यान से सुन लेंगे। द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द हाई पॉइंट एंड द लो पॉइंट ऑन अ लैंडस्केप इज टर्म्ड एज रिलीफ। चलिए अब दोबारा हम लोग अपने पीछे के डिस्कशन पे वापस आते हैं। अभी हमने वहां पे रिलीफ के बारे में बताया, अब आगे कौन सी बातें लिखी हुई है। बिसाइड्स जियोलॉजिकल फॉर्मेशन a number of processes such as weathering, erosion and deposition have created and modified the relief to its प्रेजेंट फॉर्म। अब देखिए वेदरिंग, इरोजन, डेपोजिशन, इन तीनों के डेफिनेशन को मैंने बताया। और वेदरिंग, इरोजन और डेपोजिशन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि वो किसी भी लैंडस्केप को कॉन्टिन्यूसली मॉडिफाई कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली उसे चेंज कर रहा है, उसके शेप को और ज़्यादा वो चेंज करते करते उसे हर समय और रीशेप करते हुए और फर्दर मॉडिफाइड शेप में क्या करता जा रहा है, कन्वर्ट करता जा रहा है। और ध्यान से अगर आप बच्चे देखेंगे बेटा कि वेदरिंग की बात करें, इरोजन की बात करें और डेपोजिशन की बात करें, इन तीनों प्रोसेसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल सॉइल फॉर्मेशन में भी दिखता है, जो हमने क्लास 8 में डिस्कस किया था। आप पीछे की चीज़ों को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अर्थ साइंटिस्ट हैव अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन the formation of physical features with the help of some theories based on certain evidence। अभी तक हमने जितने भी फिजिकल फीचर्स को देखा, रिलीफ फीचर को देखा, क्यों फिजिकल फीचर्स में इतना वेरिएशन है, और सबसे बड़ी बात इन फिजिकल फीचर्स के फॉर्मेशन या इन फिजिकल फीचर्स के एवोल्यूशन का कारण क्या है, हम उसे कुछ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फिजिकल थ्योरी या वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड अर्थ साइंटिस्ट में या अर्थ साइंस में आने वाले थ्योरी के आधार पे हम इन ग्रेट लैंडस्केप के ओरिजिन को या इवोल्यूशन को स्टडी करते हैं। और उसी में जो सबसे लैंडमार्क, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वाइडली एक्सेप्टेड जो थ्योरी है बच्चे, उसी का नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। लेकिन थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक में आगे बढ़ने के पहले कुछ बेसिक चीज़ों को आप यहाँ पे पहले समझने की कोशिश करिए बेटा। हमने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से अंदर की ओर डिगिंग करते हैं, अर्थ के सरफेस को या अर्थ की इंटीरियर सरफेस को, इंटीरियर सरफेस बोले वो ज़्यादा बेहतर होगा, अर्थ के इंटीरियर सरफेस को हम 3 मेजर कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। या अर्थ का जो लेयर है उसमें 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्ड एक दूसरे से कोरिलेटेड पाया जाता है। अगर टॉप टू बॉटम की ओर रिस्पेक्टिवली मूव करें तो जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है इसे क्या कहते हैं बच्चे, सबसे जो अपर मोस्ट लेयर है इसे कहते हैं क्रस्ट। इंटरमीडिएट लेयर जो है इसे कहते हैं मैंटल, और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है इसे कहते हैं कोर। आपको पता होगा इसी क्रस्ट का एक और नाम है सियाल, इसी मेंटल का एक और नाम है सीमा, और इसी कोर का एक और नाम है निफे। तो अगर ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि सरफेस से लेकर पृथ्वी के इनर पार्ट तक 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स का नाम बताइए, द अपर मोस्ट वन इज क्रस्ट, द इंटरमीडिएट वन इज मेंटल एंड द इनर मोस्ट वन इज कोर। इन अनदर वर्ड सियाल, सीमा, निफे। चलिए अब अगले की ओर बढ़ें। तो अब देखिए बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम अर्थ के लेयर्ड स्ट्रक्चर को अगर देखें, जब हम अर्थ के लेयर्ड स्ट्रक्चर को
इस तरीके से अगर एक पार्ट काट के निकाले, जैसे कई बार आप लोग तरबूज वगैरह खरीदते हैं, वाटरमेलन वगैरह खरीदते हैं, तो वो पका है या नहीं पका है उसके छोटे से भाग को हम काट के निकाल के देखते हैं। तो उसी प्रकार से अगर पॉसिबल होता, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, अगर पॉसिबल होता कि अर्थ के एक पार्ट को हम कट करके निकाल सकें, उसके आधार पर अर्थ के वेरियस लेयर्स को देखें, तो हम इसे ही क्रॉस प्रोफाइल, क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोफाइल या क्रॉस सेक्शन भी कई बार हम इसे कहते हैं। तो उसके आधार पर आप देख सकते हैं, तो ये एक आपको स्ट्रक्चर यहां पे दिख रहा है बेटा। सबसे जो इनर मोस्ट है कोर है, जो इंटरमीडिएट वन है मेंटल है, और जो अपर मोस्ट वन है क्रस्ट है। और इसी क्रस्ट के बिल्कुल भी जो अपर मोस्ट पार्ट है, क्रस्ट का पार्ट और मेंटल का अपर वाला पार्ट मिलके ही लिथोस्फीयर बनता है, और ये भी हमने क्लास 7 में डिस्कस किया था, स्थल मंडल जिसको कहते हैं। और क्रस्ट के अपर मोस्ट पार्ट में ही अलग अलग प्रकार के हमें लैंडफॉर्म्स, ये देखिए इस इमेज के द्वारा मैंने यहाँ पे लैंडफॉर्म्स को यहाँ पे दिखाया है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात जो ध्यान में रखनी बेटा, वो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो क्रस्ट का जो पार्ट दिख रहा है, ऊपर वाला जो क्रस्ट है, क्रस्ट का जो पार्ट है वो यूनाइट नहीं है, वो ठोस नहीं है, वो कई छोटे छोटे भागों में टूटा हुआ है, वो ब्रिटल है, वो डिसइंटीग्रेटेड है, वो छोटे छोटे कई सेगमेंट्स में बटा हुआ। और इन्हीं छोटे छोटे टूटे हुए पार्ट्स को ही हम क्या कहते हैं, प्लेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्लेट्स कहते हैं। और यही प्लेट्स पृथ्वी के या अर्थ के इंटरनल पार्ट में अलग अलग प्रकार की एनर्जी क्या होती है, जनरेट होती रहती है। क्यों एनर्जी जनरेट होती है, क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी के सरफेस से आप अंदर की ओर जाते हो वहां पे टेम्परेचर बढ़ने लगता है। क्यों, क्योंकि अंदर में जो भी हीट है उस हीट को बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिलता है, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण वहां पे हीट का धीरे धीरे करके स्टोर होता जाता है, और उसी हीट के स्टोरेज के कारण वहां पे एक प्रकार का करंट, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे कन्वेक्शनल करंट कहते हैं, कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन समझ सकते हैं। एक प्रकार का वहां पे कन्वेक्शनल करंट का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है। और इसी कन्वेक्शनल करंट के कारण जो एनर्जी ट्रिगर होती है, जो एनर्जी जनरेट होती है, उसी एनर्जी जनरेशन के कारण ये जितने भी ब्रिटल पार्ट्स लाइक प्लेट्स हैं, ये आपस में धीरे धीरे करके मूव करना शुरू कर देते हैं रिलेटिवली एक दूसरे के पर्सपेक्टिव में। और इसी से हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट जुड़ता है, हम इसी को बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। तो प्लेट टेक्टोनिक का मतलब क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स ओवर अर्थ सरफेस इज फॉर्म्ड एज प्लेट टेक्टोनिक। पृथ्वी के अपर मोस्ट सरफेस में प्लेट का मूव करना और इंटरनल एनर्जी जनरेशन के कारण प्लेट का रिलेटिवली एक दूसरे से मूव करने के कारण कई अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होना, और इन्हीं सारे प्रोसेसेस को हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब देखिए आगे की लाइन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आगे की लाइन में लिखा हुआ है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में अब डिटेल में पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या मानता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द क्रस्ट अपर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। तो यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या मानता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये मानता है, आप इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को आप इस इमेज से समझिए, अभी करेंगे थोड़ी देर में। अब देखिए बेटा, इस इमेज में आपको कई सारी प्लेट्स दिख रहा होगा, लेकिन प्लेट्स को भी उसके साइज के आधार पे, उसके वॉल्यूम के आधार पे मेजर और माइनर कैटेगरी में हमने क्या किया है, कैटेगराइज किया। तो 7 मेजर प्लेट्स हैं और बहुत सारे माइनर प्लेट्स हैं। तो यहाँ पे 7 मेजर प्लेट्स के नाम को आप देखेंगे। वन ऑफ द मेजर प्लेट इज एंटार्क्टिक प्लेट, देन यूरेशियन प्लेट। इसे यूरेशियन प्लेट क्यों बोला, क्योंकि यूरोप और एशिया का दोनों भाग मिला हुआ है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट। तो कितने प्लेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 मेजर प्लेट्स है। लेकिन इसमें भी आप एक टेक्निकल इन चीजों को समझिए, अगर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट को अगर एक माने आप, तो कितने प्लेट हो जाएंगे, 6 प्लेट हो जाएंगे। लेकिन नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट को अगर आप अलग अलग माने, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेजर प्लेट, 7 मेजर टाइप्स ऑफ, या 7 टाइप्स ऑफ मेजर प्लेट्स यहां पे। अब देखिए यहां पे, अब आगे वाले अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट शुरू होता है, यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यहां पे क्या बताया, द मूवमेंट
of the plates results in the building up of stresses within the plates and the कॉन्टिनेंटल रॉक्स एबव। जैसे जैसे करके प्लेट मूव करता है, प्लेट के बीच में या प्लेट के भीतर में अलग अलग प्रकार के स्ट्रेसेस लाइक हॉरिजेंटल फोर्सेस जैसे कंप्रेशन, टेंशन। कंप्रेशन का मतलब क्या होता? दबाव पड़ना। टेंशन का मतलब क्या होता? अलग होना, है ना। तो कंप्रेशन के कारण, टेंशन के कारण प्लेट में क्या पड़ता है? प्रेशर पड़ता है। और प्लेट में प्रेशर पड़ने के कारण, प्लेट में मूवमेंट के कारण उस प्लेट के ऊपर में जितने भी प्रकार के लैंडफॉर्म्स हैं, रॉक्स हैं, उनके स्ट्रक्चर में, उनके शेप में कई अलग अलग प्रकार का चेंजेस दिखता है। और यहाँ पे 3 प्रकार की चेंजेस की बात की जा रही है। एक है फोल्डिंग, देन फॉल्टिंग, और एक है वोल्केनिक एक्टिविटी। अब फोल्डिंग क्या होता है? फोल्डिंग को बच्चे आप इस इमेज से समझने की कोशिश करें। ये देखिए फोल्डिंग का मतलब क्या है। फोल्डिंग का मतलब यहाँ पे क्या मैं बताने की कोशिश करूँ बेटा, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए एक कोई प्लेट है ए, या कोई एक रॉक है ए और अनदर रॉक इज बी, और इन दोनों के बीच में एक प्रकार का हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब 2 प्लेट या 2 रॉक एक दूसरे के नज़दीक आता है, जब एक दूसरे के नज़दीक आएगा तो उनके बीच में एक प्रकार का प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ने के कारण इस प्रकार का एक क्या बनता है? बेंट बनता है। इस प्रकार का एक क्या बनता है बेटा? मोड़ बनता है। आप अपने कॉपी में भी इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आप कॉपी के दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के नज़दीक लाइए तो आप क्या देखेंगे? कॉपी के बीच वाला भाग क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फोल्ड कहते हैं या फोल्डिंग कहते हैं। तो फोल्डिंग का मतलब क्या होता है? बेंडिंग इन द रॉक, है ना। पृथ्वी के सरफेस में, रॉक्स में आने वाला बेंडिंग जो पृथ्वी के इंटरनल प्रोसेस से गाइड होता है, हम इसी को क्या बोलते हैं? फोल्डिंग कहते हैं। लेकिन अगर फोल्डिंग के जस्ट ऑपोजिट अगर आप फॉल्टिंग को देखें बेटा, तो फॉल्टिंग में क्या होता है या फॉल्टिंग में क्या हो रहा है कि 2 प्लेट हैं या 2 रॉक्स है, और ये एक दूसरे का अगर ऑपोजिट मूवमेंट दिखाता है, टेंशन फोर्स के अर्थात जब 2 प्लेट या 2 रॉक्स एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उनके बीच में क्या बनता है? एक क्रैक्स आता है, उनके बीच में एक फ्रैक्चर क्रिएट होता है, उनके बीच में एक दरार बनता है। और जब यही दरार बहुत वाइडर हो जाता है, बहुत ज़्यादा डीपर हो जाता है, तो हम इसे ही क्या बोलते हैं? फॉल्ट कहते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि फॉल्टिंग में टेंशन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, एक दूसरे का ऑपोजिट फोर्स लग रहा था, यहां पे क्या बन रहा है? फॉल्टिंग बन रहा है। लेकिन एक दूसरे के सामने अगर फोर्स लग रहा है, कंप्रेशन फोर्स लग रहा है, तो वहां पे क्या बन रहा? फोल्डिंग बन रहा। तो फोल्डिंग कंप्रेशन से है और फॉल्टिंग टेंशन से। लेकिन ध्यान देंगे ये दोनों हॉरिजॉन्टल फोर्स है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हुआ? यहां पे दोनों फोर्स एक दूसरे के सामने है, बस एक दूसरे के सामने हो रहा है और एक दूसरे से ऑपोजिट की ओर जा रहा है। अब देखिए आगे, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? फोल्डिंग, देन फॉल्टिंग, और यहां पे क्या है? वोल्केनिक एक्टिविटी। तो वोल्केनिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है बेटा, जो कि हमने पढ़ा भी था कि वोल्केनो का मतलब क्या था? वी से वोल्केनो, वी से वेंट। पृथ्वी के सरफेस में ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, ड्यू टू इंटरनल एनर्जी रिलीज एक प्रकार का वेंट बनता है, और उसी वेंट के कारण पृथ्वी के इंटरनल सरफेस से जो मोल्टेन रॉक, हमने उसे क्या कहा था? मोल्टेन रॉक जब पृथ्वी के सरफेस के नीचे होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? मैग्मा कहते हैं। और जब वह पृथ्वी के सरफेस के बाहर निकल जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। तो पृथ्वी की इंटरनल पार्ट से जो मैग्मा बाहर निकलता है और उसी के कारण जो एक कॉनिकल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, हम उसे क्या कहते हैं? वोल्केनो कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं? वोल्केनिक एक्टिविटी कहते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पे हम सभी प्रकार के लैंडफॉर्म्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं और उनके पीछे छिपे कारण को भी जानने की कोशिश करते हैं। ब्रॉडली दिज प्लेट मूवमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अब प्लेट मूवमेंट हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि प्लेट मूवमेंट्स को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ते हैं, लेकिन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट? प्लेट मूवमेंट होते कितने प्रकार के हैं? तो यहां पे देखिए हम प्लेट मूवमेंट्स को 3 मेजर कैटेगरीज में क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं। सम प्लेट्स कम टुवर्ड्स ईच अदर एंड फॉर्म कन्वर्जेंट बाउंड्री। जब 2 प्लेट एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो वहां पे कैसा बाउंड्री बनता है? कन्वर्ज का मतलब ही क्या होता है? मिलना भी करेंगे थोड़ी देर में डिटेल में इसको। सम प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड फॉर्म
डाइवर्जेंट बाउंड्री, जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, डाइवर्जेंट। डी से डाइवर्जेंट, डी से डाइवर्ट। तो डाइवर्ट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से दूर जाना। और कन्वर्जेंट का मतलब क्या, तो कन्वर्ज करने का मतलब क्या होता है बेटा, मिल जाना। जब दो प्लेट एक दूसरे से मिल जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। इन द इवेंट ऑफ टू प्लेट्स कमिंग टूगेदर दे मे ईदर कोलाइड एंड क्रम्बल और one may slide under the other. At times they may also move horizontally past each other and transform boundary. The movement of these plates have changed the position एंड साइज ऑफ कॉन्टिनेंट्स। अब देखिए प्लेट मूवमेंट से कॉन्टिनेंट का साइज और उनका लोकेशन दोनों चेंज होता रहता है। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स सच मूवमेंट्स हैव आल्सो इन्फ्लुएंस्ड द एवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर्स ऑफ इंडिया। अब हम दोबारा पहले पेज पे आते हैं। तो हमने, आप इस इमेज को मैं थोड़ा जूम करना बेटा, आप इस इमेज को देखिए, यहाँ पे 3 प्रकार के प्लेट बाउंड्री की बात यहाँ पे की जा रही है। फर्स्ट वन इज कन्वर्जेंट। और कन्वर्जेंट का मतलब क्या है कि जब दो प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आता है, कम टुवर्ड्स ईच अदर। आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे मेंटल, लेकिन इस प्लेट में एक बात और देखिए बेटा, यहाँ पे एक प्लेट नीचे की ओर सबमर्ज कर रहा है और एक प्लेट ऊपर की ओर उठ जा रहा है। सेकेंड वन इज डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट का मतलब क्या है कि जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और इनके बीच में एक प्रकार का यहाँ पे गैप क्रिएट हो रहा है। अब यहां पे देख सकते हैं ये मेंटल, और इसी को हम लोग कन्वेक्शनल करंट कहते हैं, जो यहां पे एरो के द्वारा दिखाया गया है। जब दो प्लेट ना तो एक दूसरे से टकराते हैं, ना ही एक दूसरे से दूर जाते हैं, बल्कि एक दूसरे के बगल से खिसक जाते हैं लाइक दिस, इसे ही हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो 3 टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज उनके मूवमेंट के आधार पे होता है। फर्स्ट वन इज कन्वर्जेंट, सेकेंड वन इज डाइवर्जेंट एंड द थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अब आप इसे डिटेल में यहां से समझने की कोशिश करिए। कन्वर्जेंट बाउंड्री में हमने यहां पे क्या बताया है। कन्वर्जेंट बाउंड्री में सपोज दिस इज प्लेट ए एंड दिस इज प्लेट बी, और जब दोनों प्लेट एक दूसरे के नज़दीक कम टुवर्ड्स ईच अदर आते हैं, तो जो हैवियर प्लेट होता है, मान लीजिए बी हैवी प्लेट है फॉर एग्जाम्पल, जो हैवियर प्लेट होता है वो लाइटर प्लेट या कम हैवी प्लेट के नीचे धंस जाता है यहाँ पे। और जब वो नीचे की ओर धंसता है बेटा, तो यहाँ पे आपको पता है कि पृथ्वी के सरफेस से अंदर की ओर जाने के बाद गर्मी बढ़ती है। अंदर की ओर जब वो प्लेट धंस जाता है और बहुत ज़्यादा गहराई में चला जाता है, तो ये प्लेट यहाँ पे मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने के कारण ये बहुत तेज गति से इस प्लेट को ऊपर की ओर चीरते हुए यहाँ पे कई प्रकार का वॉल्केनिक एक्टिविटी का कारण बनता है। तो यहां पे आप क्या देख सकते हैं कि कन्वर्जेंट मार्जिन में जब दो प्लेट एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, तो यहां पे बीच में क्या बन रहा है बेटा, यहाँ पे फोल्ड बन रहा है, यहाँ पे वलन बन रहा है। और इसी कन्वर्जेंट मार्जिन या कन्वर्जेंट बाउंड्री को डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव। क्यों? क्योंकि यहां पे एक प्लेट का बहुत सारा भाग क्या हो रहा है, मॉल्टन हो रहा है, यहां पे गल जा रहा है गर्मी के कारण, और गलने के कारण प्लेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, प्लेट के पार्ट का नुकसान हो रहा है। इसीलिए कन्वर्जेंट मार्जिन को हम डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी कहते हैं। और जितने भी फोल्डेड माउंटेन हैं, ध्यान सुनेंगे बच्चे, जितने भी फोल्डेड माउंटेन हैं, दे ऑल फोल्डेड माउंटेन formed by convergent movement of plates। ये याद रखेंगे आप। अगर दूसरे बाउंड्री की बात करें, सेकेंड वन इज डाइवर्जेंट मार्जिन। डाइवर्जेंट मार्जिन का मतलब क्या है कि दो प्लेट है, प्लेट ए एंड प्लेट बी। जब प्लेट ए और प्लेट बी एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो दूर जाने के कारण इनके बीच में एक प्रकार का गैप क्रिएट होता है, और इसी गैप को फिल करने के लिए मेंटल वाले पार्ट में, आपको पता है बेटा, मेंटल वाला पार्ट जो होता है वहीं पे जो रॉक्स क्या होता है, मोल्टन स्टेज में होता है, और वही आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 6 में 7 में, याद करिए, मैग्मा चैम्बर। तो मैग्मा चैम्बर इसी मेंटल के अपर मोस्ट पार्ट में क्या होता है, सिचुएटेड होता है। और इसी मैग्मा चैम्बर से जो लावा, जो मैग्मा उठता है, वो मैग्मा इस डाइवर्जेंट मूवमेंट के कारण बीच में जो गैप आता है, इस गैप को आके यहाँ पे क्या कर देता है, ये
फिल कर देता है। तो फिल करने के कारण बीच का जो गैप है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। तो यहां पे डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है कि फिल होने के कारण प्लेट में और कुछ पार्ट्स ऐड होता जाता है, और इसीलिए इस डाइवर्जेंट मार्जिन को हम कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब गैप क्रिएट होता है तो अंदर का मैग्मा उस गैप को आके फिल कर देता है, और ये एसिडी यहां पे दोबारा उस नए प्लेट के फॉर्मेशन का कारण बनता है। हमने कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या देखा कि हैवियर प्लेट कम हैवी प्लेट के नीचे चला जाता है, सब्सटेंस करता है और गल जाता है, इसलिए वो डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री था। लेकिन डाइवर्जेंट मार्जिन एक दूसरे से प्लेट के दूर हटने के कारण बीच वाले पार्ट को मैग्मा आके फिल कर देता है, और उस पार्ट में नए प्रकार के प्लेट्स का फॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिलता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी कहते हैं। लेकिन अगर हम इसे देखें ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट में अभी तक हमने क्या किया कि दो प्लेट कम्स टुवर्ड ईच अदर या एक दूसरे से दूर जा रहा है। लेकिन ट्रांसफॉर्म फॉल्ट में क्या होता है कि मान लीजिए एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। जब दो प्लेट एक दूसरे के बगल से खिसक जाते हैं, एक दूसरे के बगल से खिसक जाते हैं, ना तो कोई प्लेट एक दूसरे के भीतर में सबमर्ज कर रहा है और ना ही एक दूसरे से दूर जा रहा है, बस रगड़ खा के, बस एक दूसरे से फ्रिक्शन करके एक दूसरे से दूर हट जा रहा है। तो यहां पे ना तो किसी प्रकार के प्लेट का फॉर्मेशन है, ना ही किसी प्रकार के लैंड का फॉर्मेशन है, ना ही किसी प्रकार के प्लेट का डिस्ट्रक्शन है। इसलिए हम इसे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कहते हैं, या इसी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का, या इसी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का, या इसी ट्रांसफॉर्म मार्जिन का एक और नाम क्या है? कंजर्वेटिव मार्जिन। क्या है? कंजर्वेटिव मार्जिन। तो अब देखिए बीच वाले भाग में अब क्या देख रहे हैं बेटा, यहां पे भी फॉल्ट बन रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण। आप लोग कई बार क्या देखेंगे, जब हम दोनों हाथ को एक दूसरे से रगड़ते हैं तो वहां पे एक प्रकार का कंपन दिखता है, एक प्रकार का वाइब्रेशन होता है। तो यहां पे भी आप फॉल्ट वगैरह बनते हुए देखेंगे, और फॉल्ट वगैरह के कारण भी इस एरिया में वोल्केनिक एक्टिविटी, यहां पे भी अर्थक्वेक लाइक ट्रेमर एक्टिविटी, या किसी एक प्रकार का यहां पे जो शेकिंग एक्टिविटी आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो प्लेट के इन तीनों मूवमेंट से और इस डिस्कशन से प्लेट मूवमेंट के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बनी होगी, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज के बारे में भी आपकी एक समझ बन पाई होगी। चलिए डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप इस वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखेंगे। इस वर्ल्ड मैप को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे नीचे इंडेक्स बना हुआ है, और यहां पे अलग अलग टाइप के प्लेट बाउंड्रीज की बात की गई है। डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री है ना, कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री है ना, अनसर्टेन प्लेट बाउंड्री। अनसर्टेन का मतलब क्या है कि कई बार दो प्लेट बाउंड्रीज के बीच में किस प्रकार की बाउंड्रीज है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि ये देखिए ये सारे प्लेट बाउंड्रीज को दिखा रही है, देखिए क्रॉस कर ये वाला दिख रहे हैं। तो आप देखिए पैसिफिक ओशन के अलोंग आपको कट कट टाइप का ये ज़्यादा दिख रहा होगा, ये देखिए है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैसिफिक ओशन की रिम के सारे अगर आप इस बाउंड्री को देखें तो ये मोस्टली डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री को दिखाता है। और आपको पता है पैसिफिक ओशन के चारों ओर, जो पैसिफिक ओशन का कोस्टल एरिया के चारों ओर लाइक नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, न्यूजीलैंड और यूरेशियन प्लेट के जो किनारे वाला एरिया है, हम उसी को रिंग ऑफ फायर क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर। क्यों रिंग ऑफ फायर बोलते हैं? क्योंकि वहां पे कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के कारण, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज के कारण, वॉल्केनिक, अर्थक्वेक, माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटीज के कारण पैसिफिक ओशन के सारे बहुत बड़े पैमाने पे अर्थक्वेक, वॉल्केनिक एक्टिविटी, माउंटेन बिल्डिंग या अनस्टेबल एक्टिविटी लैंडफॉर्म में दिखने के कारण वो एरिया है ना, फिजिकल फैक्टर्स या फिजिकल लैंडफॉर्म्स के ओरिजिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक्टिव एरिया माना जाता है। और आप इसे मैप में भी या मैप वर्क के माध्यम से आप इन सभी प्लेट बाउंड्रीज को या प्लेट मार्जिन्स को करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम में यहां से सवाल पूछा जाता है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि थोड़ी देर पहले इस लाइन के डिस्कशन से हमने क्या बताया कि प्लेट के मूवमेंट के कारण कॉन्टिनेंट का साइज और उनका लोकेशन चेंज होता रहता है, क्योंकि पहले जो उनका लोकेशन था और प्लेट बाउंड्रीज या प्लेट के मूवमेंट के कारण अब उनका लोकेशन चेंज होता रहा है। और अगले डिस्कशन में यही सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है। अब देखिए यहां पे मैंने यहां पे कुछ एक इमेज यहां पे ड्रॉ किया है, आप इसको देख सकते हैं। यहां पे एक जर्मन टर्म लिखा हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं, एक जर्मन टर्म लिखा हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं पेंगिया, और यहां पे एक टर्म दिख रहा है पेंथालासा। आज से हजारों, लाखों, करोड़ों साल पहले आज जैसे कॉन्टिनेंट्स आपको अलग अलग जगह दिखते हैं,
कॉन्टिनेंट्स अलग अलग जगह नहीं थे, वो एक जगह थे। वो क्या थे? वो एक ही जगह थे, और उन्हीं एक जगह सभी कॉन्टिनेंट्स को हमने इकट्ठे क्या कहा था? सुपर कॉन्टिनेंट। क्या कहा था? सुपर कॉन्टिनेंट। और उसी सुपर कॉन्टिनेंट के लिए एक जर्मन जोग्राफर थे, अल्फ्रेड वैगनर। क्या थे? जर्मन जोग्राफर अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर ने इस सुपर कॉन्टिनेंट के लिए जो टर्म यूज किया उसे क्या बोला उन्होंने? पेंगिया। क्या बोला उन्होंने? पेंगिया। और इस सुपर कॉन्टिनेंट के चारों ओर जो वाटर बॉडीज थी, सुनेंगे बच्चे ध्यान से, इस सुपर कॉन्टिनेंट के चारों ओर जो वाटर बॉडीज थी, उस वाटर बॉडी को उन्होंने क्या नाम दिया? पेंथालासा। तो क्या हमने बताया कि आज से हजारों लाखों करोड़ों साल पहले जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे वो सब एक जगह थे, जिसको सुपर कॉन्टिनेंट जर्मन भाषा में पेंगिया नाम दिया गया बाय अल्फ्रेड वैगनर। और इस पेंगिया के चारों ओर जो वाटर बॉडी थी उसे क्या नाम दिया गया? पेंथालासा। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है द ओल्डेस्ट लैंडमास द पेनिनसुलर पार्ट वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। लेकिन गोंडवाना लैंड में आगे बढ़ने के पहले, गोंडवाना लैंड को समझने के पहले आप पहले इसको समझ, अभी हमने पेंगिया को बताया बच्चे, अब पेंगिया के बाद आप इसे समझिए। इसे क्या बताया जा रहा है कि पेंगिया क्या होता है? कि पेंगिया पहले सुपर कॉन्टिनेंट के फॉर्म में था, सभी कॉन्टिनेंट्स एक जगह थे। कुछ उसके बाद लाखों करोड़ों साल पहले वो पेंगिया धीरे धीरे करके टूट रहा है और वो दो भागों में स्प्लिट हो गया। कितने भागों में? दो मेजर पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। एक पार्ट नॉर्थ वाला और एक पार्ट साउथ वाला। जो नॉर्थ वाला पेंगिया का पार्ट था, सुनेंगे बच्चे, जो नॉर्थ वाला पेंगिया का पार्ट था उसे हमने क्या नाम दिया? अंगारा लैंड। क्या नाम दिया? अंगारा लैंड। और पेंगिया का जो साउथ वाला भाग था उसे हमने क्या नाम दिया? गोंडवाना लैंड। क्या नाम दिया? गोंडवाना लैंड। अब इस इमेज को ध्यान से देखो बेटा। ध्यान से देखने के बाद कुछ मॉडर्न कॉन्टिनेंट्स को आप इस पेंगिया के साथ जोड़ पा रहे हैं? अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका। सबसे ध्यान से देखिए इस वाले पार्ट को। क्या ये आपका इंडिया दिख रहा है? इंडिया का पेनिनसुला वाला पार्ट दिख रहा है? दिख रहा होगा। लेकिन अगर आप इस नॉर्थ वाले पार्ट को देखें, इसमें आपको नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, है ना, रशिया वाला भाग आपको ज्यादा दिख रहा होगा। तो हमने यहाँ पे क्या बताया? आज से हजारों लाखों करोड़ों साल पहले सारे कॉन्टिनेंट्स एक जगह थे, जिसको सुपर कॉन्टिनेंट कहा गया। जो नाम यूज किया गया बाय अल्फ्रेड वैगनर, पेंगिया। और इस पेंगिया के चारों ओर जो वाटर बॉडीज थी उसे क्या नाम दिया गया? पेंथालासा। लेकिन वो पेंगिया दो भागों में टूट रहा है। नॉर्थ वाले भाग को हमने क्या नाम दिया? अंगारा लैंड। साउथ वाले भाग को हमने क्या नाम दिया? गोंडवाना लैंड। और इसी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच का जो वाटर बॉडी था, यही अब थोड़ी देर में आएगा डिस्कशन में, बीच का जो वाटर बॉडी था उसे हमने क्या नाम दिया? टेथिस सी। क्या नाम दिया उसे? टेथिस सी। तो कई बार अगर ये सवाल आ जाए कि टेथिस सी किन दो बड़े लैंड मासेस के बीच में था, तो याद रखेंगे फ्रॉम नॉर्थ अंगारा लैंड एंड फ्रॉम साउथ गोंडवाना लैंड। चलिए डिस्कशन में अगर आगे बढ़ें तो आगे यहां पे देखिए वही उन्हीं सभी बातों का रिपीटेशन यहां पे दिखेगा। द ओल्डेस्ट लैंड मास द पेनिनसुलर पार्ट वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। द गोंडवाना लैंड इंक्लूड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एंटार्क्टिका एज वन सिंगल लैंड मास। द कन्वेक्शनल करंट स्प्लिट द क्रस्ट इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, दस लीडिंग टू ड्रिफ्टिंग ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड। हमने क्या बताया कि दो पार्ट में टूटा, उसके बाद फिर जो गोंडवाना लैंड से भी कई छोटे छोटे भाग इंटरनल जो कन्वेक्शनल करंट के कारण धीरे धीरे करके वो टूटते रहे। और उसी में से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट मेजर प्लेट बना उसका नाम क्या था? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और यही इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अभी आपने थोड़ी देर पहले इमेज में क्या देखा बेटा कि जो इंडिया का जो पार्ट था वो थोड़ा आपको साउथ की ओर दिख रहा है, और इसी गोंडवाना लैंड से वो टूटने के कारण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट धीरे धीरे करके नॉर्थ डायरेक्शन में क्या कर रहा है? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब क्या? मूव कर रहा है। और इसी मूवमेंट के कारण और इसी नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट के कारण ही वो यूरेशियन प्लेट से क्या करके जाके टकरा गया। क्या करके जाके वो, हमने क्या बताया कि गोंडवाना लैंड का एक पार्ट जो इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट था, वो कन्वेक्शनल करंट के कारण स्प्लिट हो रहा है। और स्प्लिट करने के कारण वो धीरे धीरे करके नॉर्थ की ओर मूव कर रहा। नॉर्थ की ओर मूव करते हुए वो इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से कोलाइड कर रहा है। और इसी कोलाइड करने के कारण, इसी कोलिजन के कारण टेथिस सी में धीरे धीरे करके, देखिए क्या लिखा हुआ, प्लेट विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट ड्यू टू दिस कोलिजन
द सेडिमेंट्री रॉक्स विच वर एक्यूमुलेटेड इन द जियोसिंक्लीन नोन एज टेथिस वर फोल्डेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम ऑफ वेस्टर्न और हिमालय। अब बच्चे इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए बेटा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि नॉर्दर्न पार्ट अंगारा लैंड और सदर्न पार्ट गोंडवाना लैंड, और इसके बीच का जो पार्ट था उसे एज अ सी एम ने क्या बोला, टेथिस सी। अब देखिए जो ये इंडिया वाला पार्ट जो भी साउथ में दिख रहा है, ये धीरे धीरे करके ये नॉर्थ की ओर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और नॉर्थ की ओर मूव करने के कारण, देखिए नॉर्थ की ओर मूव करने के कारण, नॉर्थ की ओर मूव करने के कारण ये यहां पे यूरेशियन प्लेट से क्या जा रहा है, यहां पे टकरा जा रहा है। और यही जो टेथिस सी है, इसी टेथिस सी है, आप देखेंगे इस बड़े लैंडमास के बीच में एक यहां पे बड़ा संकरा सा, आपको बड़ा नैरो सा एरिया दिख रहा है। इसी को हम ज्योग्राफी में क्या बोलते हैं, जियोसिंक्लीन। क्या बोलते हैं, जियोसिंक्लीन। इस जियोसिंक्लीन का मतलब क्या है, अ लार्ज स्केल डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, लाइक खाई। अ लार्ज स्केल डिप्रेशन इन द अर्थ क्रस्ट कंटेनिंग वेरी थिक डिपॉजिट। यहां पे कहने का मतलब क्या, ज्यादा डिटेल में ना जाके, नॉर्थ के अंगारा लैंड और साउथ के गोंडवाना लैंड के बीच में जो टेथिस सी था वो जियोसिंक्लीन था। और इसी टेथिस सी में धीरे धीरे करके नीचे बहुत सारा सेडिमेंट्स, अगर वाटर बॉडी है तो नीचे बहुत सारा मलबा पत्थर वगैरह जमा होगा। और जैसे जैसे इस यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आते गए, ये धीरे धीरे करके जो टेथिस सी का जो सेडिमेंट्स था वो फोल्ड के फॉर्म में धीरे धीरे करके वो ऊपर उठता गया। और इसी ऊपर उठने के कारण ही वर्ल्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट यंग माउंटेन हिमालय का अपलिफ्टमेंट, हिमालय का एवोल्यूशन या हिमालय का ओरिजिनेशन यहां पे दिखता है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ कि गोंडवाना लैंड का मतलब क्या है, जो थोड़ी देर पहले हमने बताया। क्या है गोंडवाना लैंड का मतलब, यहां पे गोंडवाना लैंड का मतलब है अब देखिए यहां पे कुछ बातें और भी लिखी हुई, इसको भी समझ लीजिए। द सेडिमेंट्री rocks which were accumulated in the geosyncline known as tethys were folded to form mountain system of western Asia and Himalaya। आपको पता है बेटा कि हिमालय ही है और ज़्यादा आगे की ओर वेस्टर्न एशिया की ओर, किरथर की बात करें, सुलेमान की बात करें, जग्रॉस, पॉन्टिक, टॉरस के फॉर्म में उसका फर्दर और आगे की ओर एक्सटेंशन हमें दिखता है। अब गोंडवाना लैंड जो हमने थोड़ी देर पहले बताया, उसी पार्ट को यहाँ पे ब्रीफ में डिस्कस किया हुआ है। द हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ द टेथिस सी एंड सब्सिस्टेंस ऑफ नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिसुलर प्लेटू रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज बेसिन in due course of time. This depression gradually got filled with deposition of sediments by rivers flowing from the mountains in the north and peninsular plateau in the south. A flat land extensive alluvial deposit led to the formation of northern plains of India. ये एक बहुत टेक्निकल बात यहाँ पे बताई जा रही है और इस टेक्निकल चीज़ को आप यहाँ से समझिए बेटा। मैं डिटेल में यहाँ पे बता रहा हूँ कहने का मतलब क्या, समझिए ध्यान से। हिमालय का अपलिफ्टमेंट, अगर मैं ऐसे करके एक डायरेक्शन बनाऊं, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। नॉर्दर्न पार्ट में हिमालय का ऐसा करके अपलिफ्टमेंट हो रहा है और सदर्न पार्ट से आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक पेनिनसुलर प्लेटू दिख रहा है बेटा, ध्यान से समझिए, पेनिनसुलर प्लेटू दिख रहा है। लेकिन जैसे ही हिमालय का फॉर्मेशन होता है तो हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि नॉर्थ के यूरेशियन प्लेट से और साउथ के इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टेथिस सी में प्रेशर पड़ रहा है और हिमालय का यहाँ पे क्या हो रहा है, ओरिजिनेशन। लेकिन जब हिमालय का ओरिजिनेशन हो रहा था तो ये जो पेनिनसुलर प्लेटू का जो पार्ट है, अब देखिए पेनिनसुलर प्लेटू में भी ये वाला पार्ट साउथ का है और ये वाला पार्ट नॉर्थ का है। तो जब बहुत ज़्यादा प्रेशर नॉर्थ से पड़ा तो पेनिनसुलर प्लेटू का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो नॉर्दर्न पार्ट किसी कारण से यहाँ पे नीचे की ओर धंस गया। ध्यान से समझिए बेटा, नीचे की ओर धंस गया या उसमें एक प्रकार का सब्सिस्टेंस हुआ। सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है, नीचे धंस जाना। और धंसने के कारण, ध्यान समझिए, धंसने के कारण नॉर्थ के हिमालय और साउथ के पेनिनसुलर प्लेटू के बीच में एक बहुत बड़ा डिप्रेशन, एक बहुत बड़ा खाई, एक बहुत बड़ा गैप बन गया। और इसी गैप को हिमालय से आने वाले रिवर्स ने और पेनिनसुलर प्लेटू से आने वाले रिवर्स ने धीरे धीरे करके फिल करना शुरू किया। सेडिमेंट्स का धीरे धीरे करके यहाँ पे फिलिंग शुरू हो गया
और सेडिमेंट्स के फिल करने के कारण ये जो गैप था ये बहुत लंबे समय में फिल होके किस चीज में कन्वर्ट हो गया बच्चे, ये प्लेन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन चूंकि जो सेडिमेंट्स का जो फिलिंग हुआ उसी सेडिमेंट्स के लिए आप लोगों ने पढ़ा था एक टर्म यूज करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, एलुवियल। तो इस यही कारण है कि इसको हम लोग आगे चलकर एलुवियल प्लेन कहने लगे। लेकिन चूंकि उस रिवर में सबसे इंपॉर्टेंट रिवर गंगा है इसलिए कई बार इसे गंगा का एलुवियल प्लेन भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, तो गंगा का जो एलुवियल प्लेन है या जो ग्रेट प्लेन है, जलपाईगुड़ी भी उसी एरिया का उसी एरिया में पड़ता, तराई वाले एरिया में। तो हिमालय नॉर्थ और पेनिनसुलर प्लेटू साउथ के बीच में जो एक डिप्रेशन बना, जो एक खाई बनी, उस खाई में सेडिमेंट्स के फिल होने के कारण आपका प्लेन का या एलुवियल प्लेन का आपका फॉर्मेशन आपको दिखता है। चलिए आगे देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, तो ये सारी बातें यहां पे लिखी हुई है। अब आगे की ओर बढ़ें। अब यहां पे बताया जा रहा है कि लैंडफॉर्म्स का नेचर क्या है। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन जियोलॉजिकली। जब मैंने क्या बताया कि अर्थ का साइंस है जो लैंडफॉर्म्स के फिजिकल स्ट्रक्चर उसकी हिस्ट्री से जुड़े हुए पार्ट को स्टडी करता है। द पेनिनसुलर प्लेटू constitutes one of the ancient land masses on the earth surface। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का कौन सा लैंड मास सबसे पुराना है तो याद रखेंगे पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू किस सुपर कॉन्टिनेंट का पार्ट है, आंसर इज पेंगिया। पेंगिया के किस पार्ट से टूटकर बना है वो, आंसर इज गोंडवाना लैंड। तो आपका पेनिनसुलर प्लेटू किसका पार्ट है, ब्रॉडली पेंगिया का पार्ट है। पेंगिया के किस पार्ट से वो टूटकर बना, सदर्न पार्ट से टूटकर बना। सदर्न पार्ट के किस पार्ट से टूटकर बना, गोंडवाना लैंड से। तो पेनिनसुलर प्लेटू पेंगिया के किस पार्ट का पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहां से बहुत सारे आते हैं। इट वॉज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। द हिमालयन एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म। सबसे पुराना लैंडफॉर्म पेनिनसुलर प्लेटू, लेकिन सबसे जो रिसेंट लैंडफॉर्म है वो है द ग्रेट हिमालय एंड नॉर्दर्न प्लेन्स। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। आपको पता होगा बेटा, आप लोगों ने कई बार भूकंप महसूस किया होगा दार्जिलिंग के एरिया में, सिलीगुड़ी के एरिया में, इवन जलपाईगुड़ी के एरिया में भी। तो हिमालयन माउंटेन को यंग फोल्डेड माउंटेन, क्यों यंग फोल्डेड, क्योंकि वो अभी भी अपनी हाइट को उठा रहा है। यूरेशियन प्लेट और इंडोस्ट्रियल प्लेट का मूवमेंट अभी भी जारी है और उन्हीं के कंप्रेशनल मूवमेंट के कारण, कंप्रेशनल फोर्स के कारण जो बीच का जो सेडिमेंट्स है वो अभी भी क्या हो रहा है, वो फोल्ड हो रहा है और सेडिमेंट्स के फॉर्म में, फोल्डेड फॉर्म में वो अभी भी ऊपर उठ रहा है। इसीलिए हिमालय वाले एरिया में अभी भी मूवमेंट देखा जाता है। वो अनस्टेबल पार्ट है। स्टेबल का मतलब क्या है, जहां पे किसी प्रकार का प्लेट मूवमेंट नहीं, जहां पे किसी प्रकार का फर्दर चेंज नहीं है। लेकिन यहां पे हिमालय वाला एरिया वर्ल्ड का वन ऑफ द सबसे एक्टिव प्लेट मूवमेंट का एरिया है और उसकी हाइट अभी भी बढ़ रही है यहाँ पे। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट्स अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है कि लैंडफॉर्म्स के कारण जो भी माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, वैली के द्वारा जो भी एक पूरा लैंडस्केप दिखता है with high peaks, deep valleys and fast flowing rivers. The northern plains are formed of alluvial deposits. The peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rocks with gently rising hills and wide valley. अभी देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस बताया जा रहा है बेटा कि हिमालय में देखिए डीप वैलीज हैं, हिमालय के पिक्स की हाइट बहुत ज़्यादा है, लेकिन पेनिनसुलर प्लेटू जो कि सुपर कॉन्टिनेंट का पार्ट है वहाँ पे किसी प्रकार का अब फर्दर अपलिफ्टमेंट नहीं दिखता, चेंज हो रहा है, वेदरिंग इरोजन वगैरह हो रहा है। तो अगर आप पेनिनसुलर प्लेटू के लैंडफॉर्म को और हिमालयन लैंडफॉर्म को देखें तो हिमालयन लैंडफॉर्म ज़्यादा हाइट वाले हैं, डीप वैलीज है, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। लेकिन पेनिनसुलर प्लेटू को देखें तो वो किस रॉक से बना है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है, सबसे पहली बात। लेकिन अगर हिमालय को देखें तो वहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक से ज्यादा है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक भी हैं, बट सेडिमेंट्री रॉक्स का वहां पे प्रोपोर्शन ज्यादा दिखेगा। पेनिनसुलर प्लेटू में आपको हिल्स ज्यादा दिखेंगे। हिल्स का मतलब क्या होता है कि जब आसपास का जो आप ये क्या बोलते हैं, जो ऊपर उठा हुआ एरिया होता है लाइक माउंटेन, वो बहुत ज्यादा हाइट का ना हो के थोड़ा कम हाइट का होता है, या डाइसेक्टेड होता है, कटा फटा होता है, आइसोलेटेड ज्यादा होता है, यूनाइट ज्यादा नहीं होता है, तो उसी के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हिल्स यूज करते हैं। और जहां पे जो फर्दर जो माउंटेन अभी भी ऊंचा उठ रहा है वहां पे वैलीज डीप होगा, लेकिन जहां पे अपलिफ्टमेंट नहीं है, जहां पे स्टेबिलिटी आ चुकी, जहां पे अनस्टेबल नहीं दिखता है, वहां पे वाइड वैलीज दिखेंगी। तो पेनिनसुलर प्लेटू वाले एरियाज में वाइड वैलीज हैं, चौड़ी घाटियां हैं। लेकिन
अगर हिमालय वाले एरिया की बात करें बच्चे, वहाँ पे जो रिवर्स है गंगा यमुना के, कभी ऋषिकेश हरिद्वार वगैरह जाइए बेटा, तो कभी देखिए वहाँ पे गंगा की घाटी बहुत गहरी दिखेगी। लेकिन अगर आपको कभी साउथ इंडिया जाना हो तो गोदावरी कृष्णा को देखिए, तो वहाँ पे भी गहरी घाटियाँ हैं, लेकिन हिमालय से कंपेयर करें तो उतनी गहरी घाटियाँ वहाँ पे नहीं दिखती है। तो इस डिस्कशन में इतनी ही बातें बच्चे। आई होप इस डिस्कशन से फिजिकल फीचर की इंट्रोडक्शन के बारे में आपकी, या फिजिकल फीचर के बारे में, प्लेट मार्जिन्स, प्लेट टेक्टोनिक के बारे में, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, वॉल्केनिक एक्टिविटी के बारे में आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी ही होगी। इससे जुड़ी हुई और चीज़ों को हम अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।